हेलो एवरीवन, क्या हाल। कैसे हो? एक बार बता दो। अच्छा है सर। अच्छा। सर हाँ बेटा, बोलो। सर आज आवाज की इंटेंसिटी बढ़ा रखिएगा, ठीक है? क्या? थोड़ा जोर से बोलिएगा सर। आपकी आवाज एकदम साफ नहीं आ रही बेटा। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात बोलनी है तो टाइप कर दो प्लीज। सर मैं कह रहा था कि आपकी आवाज थोड़ी जोर से रखना आज प्लीज। अच्छा, अभी भी स्लो है मतलब आवाज? मैं तो काफी ट्राई कर लिया यार। अब क्या किया नहीं जाए? सर, मतलब ऐसे ही रखना सर, ऐसे ही रखना। ऐसे ठीक है ना? हाँ, ओके। ओके। सो चलो किया जाए फिर आज की क्लास को। लास्ट क्लास में हम लोग सर्कुलर प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे, एसएचएमएस प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, याद है? एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन टॉपिक हमारा चल रहा था, राइट? हमने देखा था सर्कुलर मोशन से कंपेयर करके हम एसएचएम को अगर पढ़ते हैं तो काफी सारी कैलकुलेशन हमारी कम हो जाती है, काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, है ना? यही देख रहे थे और अभी इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। एसएचएमएस प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन से अभी हम और आगे करते रहेंगे। दो चार क्वेश्चन और करेंगे, देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। सो एसएचएमएस प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन में हमने क्या देखा था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विथ सेंटर एट ऑरिजिन, तो उस सर्कुलर मोशन का एक्स एक्सिस पर जो शैडो बनेगा या एक्स कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा? एसएचएम होगा। ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया था, तो ये हो गया था, अगर रेडियस अगर ए है तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट? तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके मोशन का एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इसी का यूज कर रहे थे हम लोग, तीन चार क्वेश्चन हमने इस पे किए थे, कुछ और क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन सिचुएशन द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड एंड ब्लॉक इज इन कॉन्टैक्ट विथ परफेक्टली इलास्टिक वॉल। ये स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है मतलब नेचुरल लेंथ पर है, और ये एक इसके साथ जो ब्लॉक अटैच है स्प्रिंग के साथ, ये ब्लॉक एक परफेक्टली इलास्टिक वॉल के साथ कॉन्टैक्ट में। इन दिस सिचुएशन देयर इज नो एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। नाउ find the time period of subsequent motion if the spring is compressed and released। अगर हम स्प्रिंग को दबाकर मतलब ब्लॉक को इधर खिसका के रिलीज कर देंगे तो इसके बाद जो मोशन होने वाला है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अगर हम इसको लेट से इस स्प्रिंग को कंप्रेस करके ब्लॉक को यहां ला दें और छोड़ दें, तो आफ्टर रिलीजिंग दिस ब्लॉक विल स्टार्ट टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये नेचुरल लेंथ पे है, तो ये मीन पोजीशन है, ब्लॉक इससे आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा। पर हमने यहां पे लगा दी एक दीवार, तो जिससे ये ब्लॉक कभी भी इस दीवार को पार करके आगे नहीं जा सकता। हमें पूछा गया है, तो ऐसी कंडीशन में बताइए इस का जो मोशन होगा ब्लॉक का, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कोई बात नहीं, तो जो कोई भी मोशन होगा वो पीरियोडिक होगा, और उस पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड कितना होगा ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? किसी को नहीं क्लियर है तो हैंड रेज कर सकता है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ये जो ब्लॉक है
ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो पूरा नहीं कर पाएगा। पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये मान लेते हैं ब्लॉक के इस एंड की मीन पोजीशन है। अगर मैं इसको यहां तक कंप्रेस करके छोड़ देता स्प्रिंग को, तो ये ब्लॉक इस तरीके से एसएचएम करता। पर इस केस में क्या होगा, ब्लॉक इसके आगे पहुंच ही नहीं सकता। क्वेश्चन में अच्छी बात ये दे रखी है कि वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब क्या होगा, जब मैं इस ब्लॉक को यहां से छोड़ूंगा तो ये ब्लॉक आगे गया, यहां पहुंचा तो दीवार से टकरा गया। जैसे ये वॉल से कोलाइड करेगा, सडनली इसकी वेलोसिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। आपकी कोलिजन के बाद वॉल की वेलोसिटी, ब्लॉक की वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। इस वेलोसिटी से ये इधर जाएगा, स्प्रिंग में फिर से कंप्रेशन आएगा। क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन उतना ही होगा जितने कंप्रेशन से हमने स्प्रिंग को छोड़ा था। 1 मिनट रुक जाइए। और ब्लॉक सिर्फ ये मोशन करेगा, ऐसे 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 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आगे वाला मोशन ब्लॉक परफॉर्म नहीं करेगा। बेसिकली ये सिर्फ हाफ सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, इसलिए इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एम बाय के 2 पाई बाय ओमेगा की जगह पाई बाय ओमेगा होगा। और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका मतलब इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा। मास अगर इसका m ले लिया तो आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स होगा। इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। दैट मीन्स ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाय एम। दैट मीन्स जब मैं ओमेगा को यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा पाई रूट अंडर एम बाय के। वैसे आपको जब भी f इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये भी याद रखना है कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 पाई रूट अंडर एम बाय के। ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, खास तौर से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में डायरेक्टली काम करता है इसलिए 2 पाई रूट अंडर एम बाय के। ओके, तो यहाँ पे 2 पाई रूट अंडर एम बाय के की जगह पाई रूट अंडर एम बाय के लगेगा। ओके, ठीक है साइंस का डाउट बताइए, क्या क्या डाउट था आपका? किसी ने हैंड रेज किया था अभी थोड़ी देर पहले। सर हाँ, सर एक बार ब्रीफली वाला ग्राफ को एक बार समझा दीजिए ना। क्या सर एक बार फिर से ब्रीफली समझा दीजिए क्वेश्चन। समझा रहे? क्या हुआ है, अभी जो फोटो बना रखी है मैंने यहां पर, इसमें ये ब्लॉक इस दीवार के साथ कांटेक्ट में है और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे। मतलब कि अगर ये दीवार नहीं होती, अगर ये वाली वॉल नहीं होती, तब तो नॉर्मल क्वेश्चन है। इसको हमने स्प्रिंग को दबा के छोड़ दिया, बताओ टाइम पीरियड कितना होगा, तो हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, उसका टाइम पीरियड निकालना हमें आता है। पर इस केस में बोला नहीं, ये वॉल इलास्टिक है, इसको कंप्रेस करके हमने रिलीज कर दिया, इसका सब्सिक्वेंट मोशन कैसा होगा? तो हम बोलेंगे यार यहां से इसको स्प्रिंग धक्का लगाएगा, ब्लॉक जाके वॉल से टकराएगा। वॉल से जब ये वॉल से ब्लॉक कोलाइड करेगा, तो क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि वॉल इलास्टिक है, इसकी वेलोसिटी उल्टी हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी उल्टी हो जाएगी, ब्लॉक वापस से आएगा, इस स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग फिर से धक्का लगाएगी, दीवार से टकराएगा, फिर मोशन रिपीट होता रहेगा, राइट? पर ये मोशन ऑल्दो आपका आप कह सकते हो पीरियोडिक है, बट इट विल नॉट बी एन एसएचएम। क्यों नहीं होगा ये एसएचएम? क्योंकि एसएचएम तब होता अगर मीन पोजीशन के दोनों तरफ जा रहा हो। मोशन में क्या होगा, ब्लॉक को हमने यहां से छोड़ा तो ब्लॉक आगे जाएगा, दीवार से टकराएगा, टकराते ही स्पीड उल्टी हो गई, फिर से स्प्रिंग को दबाएगा, फिर से जब मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा उसको वापस जाएगा, दीवार से टकराएगा, फिर से स्प्रिंग को दबाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट एसएचएम होने की जगह सिर्फ हाफ एसएचएम हो रहा है। इसलिए इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, पाई रूट अंडर एम बाय के।
2 पाई रूट अंडर एम बाय के होता है नॉर्मली, उसकी जगह क्या हो जाएगा पाई रूट अंडर एम बाय के। वैसे ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, मैंने पहले बोला नहीं है ये फॉर्मूला याद रखने के लिए, आज बोल रहा हूँ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है 2 पाई रूट अंडर एम बाय के। ओके, जहां एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। ओके, अब क्लियर है? नहीं क्लियर है? यस सर। ओके, अगर हम इसको सर्कुलर, देखो वैसे अगर अगर हम इसको सर्कुलर मोशन से कंपेयर करें तो सर्कुलर मोशन से कंपेयर करने पे कुछ चीज और पता चलती है हमें। सर क्या पता चलता है? देखो भाई, हमारा ब्लॉक का मोशन कैसा हो रहा था? ब्लॉक का मोशन हो रहा था यहां से ऐसे जाता है, स्प्रिंग को दबाता है, वापस ऐसे आ जाता है, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बस इतना ही मोशन हो रहा था, राइट। तो मतलब करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन वाला जो पार्टिकल है उसका मोशन क्या हो रहा है? करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहां से घूमता है, यहां तक पहुंचता है, और इसके बाद ये वाला पाथ नहीं फॉलो करता। यहां से ध्यान दीजिएगा, अपन को क्योंकि सिर्फ आंसर निकालना है, इसलिए यहां से हम एज्यूम कर लेंगे कि डायरेक्टली टेलीपोर्ट होकर यहां जाता है, फिर से टर, फिर से टेलीपोर्ट होगा, टर, फिर से टेलीपोर्ट होगा, टर, फिर से टेलीपोर्ट होगा, टर। रियल लाइफ में तो ये पार्टिकल है नहीं, है ना, तो हम इसका टेलीपोर्टेशन मान सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? अगर ये पार्टिकल रियल लाइफ में होता, अगर ये पार्टिकल रियल लाइफ में होता तब बोलते कि भैया टेलीपोर्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हमारा इमेजिनरी पार्टिकल है ना, सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल। तो वो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल जो है वो कंप्लीट सर्कल नहीं कर रहा, सिर्फ आधा सर्कल कर रहा है। तो आधा सर्कल करने में कितना टाइम लगेगा? आधा एंगल पाई बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये रहा आंसर, है ना। सर्कुलर मोशन से भी आप इसको देख सकते हो। आपको लगेगा सर क्यों सर्कुलर मोशन से देखें, आधा से ऐसे में सीधे से पाई बाय ओमेगा लिखेंगे, अच्छी बात है, पर जरूरी नहीं है हर बार आधा ही मोशन हो, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर ये वॉल इनइलास्टिक होती तो आंसर इस टाइम पीरियड से ज्यादा आता है या कम आता? अगर ये वॉल इनइलास्टिक होती तो सर कम आता। देखो, अगर ये वॉल इनइलास्टिक होती तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती, तो मोशन कैसा होता समझिए। यहां से छोड़ा, यहां पे मान लेते हैं दीवार आ जाती है, तो ब्लॉक यहां से चलेगा, यहां गया, जब यहां कोलिजन हुआ इसके बाद इसकी वेलोसिटी थोड़ी डिक्रीज हो गई, क्योंकि कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा इनइलास्टिक कोलिजन में। तो पार्टिकल इसके बाद ऐसे आएगा, थोड़ा कम कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम थी तो पोटेंशियल एनर्जी भी थोड़ी कम आएगी। फिर कोलिजन होगा, फिर से एम्पलीट्यूड थोड़ा घट जाएगा, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, इसको दोबारा बना देता हूँ। इस तरीके से बनाने में क्या है कि समझ में नहीं आएगा। मोशन कैसा होता, ये दीवार है, ऐसे टकराया, जब टकराने के बाद रिबाउंड किया तो स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो मोशन हो जाएगा कुछ ऐसा, एम्पलीट्यूड कम हो गया, ठीक है। फिर से टकराएगा, फिर से स्पीड कम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड और कम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड फिर और कम हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। यही होगा ना। ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं, इसलिए मैं ऊपर बनना चाह रहा हूं। ऊपर का मतलब बाद में, ठीक है। धीरे धीरे रुक जाएगा सर। धीरे 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 स्पीड घटती जाएगी, है ना। लेकिन आप, तो ये जो मोशन है क्या ये पीरियोडिक बचा? पीरियोडिक नहीं बचा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ऐसे क्वेश्चन में बोला जाए बताओ फाइंड द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स। समझ में आई बात? दो कोलिजन्स के बीच में टाइम इंटरवल पूछेगा, और अगर हम इस मोशन और इसके अगले मोशन के बीच में हम अगर डिफरेंस समझें तो डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्पीड का।
और हमारा टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। यहां आधा SHM है इसलिए π√m/k होगा, है ना, हाँ या ना, क्योंकि यहां पर सिर्फ आधा SHM है इसलिए कितना टाइम होगा, π√m/k। अब आधा SHM हुआ, उसका दोबारा सेम मोशन रिपीट नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, SHM की जो स्पीड है, तो SHM का जो टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड या स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। इसमें ना एम्पलीट्यूड आ रहा है ना स्पीड आ रही है। समझ में आई बात? हाँ या ना? सर चेंज नहीं होगा। नहीं होगा, स्पीड ही तो चेंज हुई है। आधा मोशन पहले भी था, मतलब मीन से मीन ही हो रहा है ना मोशन, मीन से लेफ्ट वाले एक्सट्रीम तक, फिर मीन तक, फिर मीन से लेफ्ट वाले एक्सट्रीम तक, फिर मीन तक, फिर लेफ्ट वाले एक्सट्रीम तक, फिर मीन तक, यही हो रहा है ना मोशन। हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो मीन से मीन मतलब आधा SHM है, और आधे SHM का टाइम पीरियड कितना रहेगा, 2π√m/k, जो कि चेंज नहीं हो रहा है। ओके, यस सर। चलो, क्योंकि मीन से मीन हो रहा है इसलिए ऐसा नहीं हो, टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ। अगर कोलिजन, एक बात बताता हूं, अगर कोलिजन मीन पोजीशन पे होने की जगह किसी और पोजीशन पे होता, उस केस में इलास्टिक का टाइम पीरियड अलग आता, इन इलास्टिक का टाइम पीरियड हर कोलिजन के बाद चेंज होता, इसलिए उसका टाइम पीरियड का कोई टाइम पीरियड का में वर्ड का वहां पे कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। In the given situation, the wall is elastic and floor is smooth. If the block is thrown towards the spring with speed u, find the time period of motion of the block. यहां बोल रखा है वॉल इलास्टिक है मतलब E = 1 दे रखा है, और फ्लोर स्मूथ दे रखा है मतलब μ = 0 दे रखा है। और आपसे कहा है बताइए इस ब्लॉक को अगर मैं इधर की तरफ स्पीड u से फेंक दूंगा, मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास m है, जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मेंशन करना जरूरी है। तो अगर मैं इस ब्लॉक को स्प्रिंग की तरफ फेंक देता हूं तो इस ब्लॉक के मोशन का टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो समझते हैं कि मोशन होगा कैसा। देखो ये ब्लॉक इस ब्लॉक को मैंने लेफ्ट की तरफ स्पीड दी है u। सर हाँ बेटा, सर पहले क्वेश्चन लिखिए फिर समझाइएगा। करिए फटाफट कॉपी करिए। हो गया सर। हो गया, चलो। तो हम क्या कह रहे थे, हाँ, इस ब्लॉक के मोशन का टाइम पीरियड हमें बताना है। क्या है, ब्लॉक को हमने लेफ्ट की तरफ फेंका है वेलोसिटी u से, मोशन कैसा होगा पहले ये समझते हैं। ये ब्लॉक क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है इसलिए ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड u से या कांस्टेंट वेलोसिटी u से लेफ्ट की तरफ जाएगा, इस स्प्रिंग से टकराएगा। अब स्प्रिंग के साथ कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक या इनइलास्टिक, बताइए तो जरा। इलास्टिक। इट डजेंट मैटर, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है ना, तो उसको कोई मोमेंटम तो ट्रांसफर कर नहीं सकते हो, राइट ना, वो ना, समझ में आई बात, मतलब उसको पास कोई काइनेटिक एनर्जी तो आप पहुंचा नहीं सकते स्प्रिंग के पास, तो यस। डजेंट मैटर। वैसे होगा कैसा, तो ये क्योंकि ये वाला जो बार आपको दिख रहा है ये बार कैसा है, मासलेस। ठीक है, अब इस बार से अगर ये ब्लॉक टकराएगा तो ये ब्लॉक इस बार पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा, जैसे ही इस पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा स्प्रिंग दबेगा,
स्प्रिंग इसमें उल्टा फोर्स लगाएगा और इस बार के लेफ्ट वाले मोशन को रोक देगा। कब तक रोक देगा, मतलब मान लेते हैं कोलिजन के बाद ब्लॉक से ज्यादा वेलोसिटी इसकी हो जाती है, लेट्स से, ठीक है। तो ब्लॉक से ज्यादा वेलोसिटी अगर इसकी हो गई तो स्प्रिंग, मतलब ये ब्लॉक के साथ कांटेक्ट छोड़ देगा, और जैसे इसने कांटेक्ट छोड़ा स्प्रिंग ने उसको उधर दबा दिया, वापस ब्लॉक के साथ जाके इसको चिपका दिया, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, इफेक्टिवली कुछ भी कर लो, कैसा भी कोलिजन मान लो, इलास्टिक मान लो, इनइलास्टिक मान लो, परफेक्टली इनइलास्टिक मान लो, कुछ भी मान लो, कोलिजन के बाद ये वाला जो बार है ये इस ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में रहेगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? इट विल बी लाइक एन इनइलास्टिक कोलिजन, ऑल्दो उसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि बार कैसा है, मासलेस है। ठीक है बेटा? थोड़ा सा खुद सोचना इस पे, बस ये समझ लो ये जो बार है ये ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक आगे जाएगा, स्प्रिंग को धीरे 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 दबाएगा, ठीक है। ये ब्लॉक इधर गया, यहां से कांटेक्ट शुरू हुआ, इसके बाद इसने स्प्रिंग को दबाना शुरू किया, एक स्प्रिंग में एक मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, उसके बाद स्प्रिंग इसको वापस धक्का लगाएगी, यहां पहुंची, फिर से नेचुरल लाइन से पहुंच गई। इसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप बोलोगे कि सर क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है, इसके पास कोई इनर्शिया नहीं है, इसलिए जब तक आप स्प्रिंग को राइट की तरफ खींचोगे नहीं तब तक ये अपने मीन पोजीशन से राइट की तरफ जाएगा नहीं। हाँ या ना? यस सर। तो अब इस ब्लॉक और स्प्रिंग के बीच में कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स है ना? इस ब्लॉक और स्प्रिंग के बीच में कौन सा फोर्स है? तो नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स से धक्का लगा सकते हो, पुश कर सकते हो, पुल नहीं कर सकते, इसलिए स्प्रिंग को राइट की तरफ खींचने वाला कोई नहीं, इसलिए स्प्रिंग दोबारा से अपने नेचुरल लेंथ पे आकर रुक जाएगी और ब्लॉक आगे जाएगा, ठीक है। ब्लॉक आगे जाएगा, कहां तक जाएगा? दीवार तक जाएगा, दीवार से टकरा के फिर से लौट के आएगा, है ना? हाँ या ना? बोलो। यस सर। तो ये वाला मोशन रिपीट होगा, क्यों? क्योंकि कहीं पे कोई एनर्जी का लॉस तो हो नहीं रहा। तो यहां पर स्पीड u थी, स्प्रिंग को दबा के वापस आया, फिर से स्पीड u ही रहेगी क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। तो ये आपके पास टाइम क्या क्या हुआ, इधर जाने का टाइम कितना हुआ बताइए तो जरा। L/U। यहां से वापस आने का टाइम कितना हुआ, है ना? और यस सर। इधर कौन कौन सा मोशन हुआ है? तो सर इधर हुआ है स्प्रिंग ब्लॉक का मोशन, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ है, यहाँ पे आधा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसलिए इसका टाइम कितना लगेगा? इसको मैंने कह दिया t1, इसको कह दिया मैंने t2, इसको कह दिया मैंने t3 इज इक्वल टू पाई रूट अंडर m बाय के। इसलिए टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा 2l बाय यू प्लस पाई रूट अंडर m बाय के। समझ में आई बात? यस सर। कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसको आप तुरंत निपटा सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? आगे बढ़े। Sir, wait. हम्म, Sir, हो गया। हो गया? चलो
In the given situation, the wall is elastic and floor is smooth. Find the time period of motion of block attached to the spring. ये attached है spring के साथ. If the spring is compressed by a distance a and released. मतलब कि स्प्रिंग को a डिस्टेंस से कंप्रेस किया है तो इसको यहां से हमने a डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, ब्लॉक को यहां पहुंचा दिया, मतलब यहां पहुंचा दिया और उसके बाद रिलीज कर दिया. समझ में आई बात? ये ब्लॉक यहां तक जा सकता है एंड दिस डिस्टेंस इज a/2, राइट? यही है ना क्वेश्चन. यहां पर दे रखा है वॉल इज इलास्टिक एंड फ्लोर इज स्मूथ, मतलब एनर्जी का कोई झमेला नहीं. ओके, तो मोशन कैसा होगा? सर मोशन तो एसएचएम ही लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि नहीं लग रहा? छोड़ेंगे तो एसएचएम करता हो जाएगा, इस दीवार से टकराएगा फिर आएगा. Yes, sir. लेकिन अगर कंप्लीट एसएचएम होता तो ये a/2 की जगह यहां पर इधर भी a तक जाता, हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन सिर्फ a/2 से लौटना पड़ रहा है ना? तो इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं सर टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है कंप्लीट एसएचएम में, डिस्टेंस ट्रेवल कितना होता है बताइए तो जरा. 4a होता है. ए आगे गया, ए पीछे आया, फिर ए लेफ्ट में गया, फिर ए 0 पे आया, राइट? ए ए ए ए कितना 4a हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर. लेकिन दिस मोशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है बताइए तो जरा. कितना हो रहा है? a/2 प्लस a/2 a प्लस a प्लस a 3, राइट? तो कई बार लोग बोलते हैं सर 4a में टाइम लगता है 2π√m/k, तो इसमें लग जाएगा 3π/2√m/k यूनिटरी मेथड से. ये सही है कि गलत है? सर गलत है. ये डेफिनेटली गलत है. क्यों गलत है? एज मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म, हाँ या ना? मोशन यूनिफॉर्म sir. नहीं है ना, तो इसलिए 3/4 टाइम नहीं लगेगा. तो मतलब 3/4 डिस्टेंस में 3/4 टाइम लगेगा, ये तो स्टुपिडिटी है ना अगर मोशन यूनिफॉर्म नहीं है तो. तो कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फिर से यूज करेंगे सर्कुलर एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो मैंने यहां पर ये सर्कुलर मोशन कंसिडर कर लिया. सॉरी, एक पार्ट ये वाला डायग्राम बना लिया जिसमें सर्कल है और पार्टिकल सेंटर पे एसएचएम करेगा. काम करता हूँ, इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ जिससे कि डायग्राम में कंफ्यूजन ना हो. क्या होगा, पार्टिकल को यहां से छोड़ा गया है और पार्टिकल जा रहा है कहां तक, तो a/2 तक जा रहा है, राइट? हाँ या ना? पार्टिकल यहां से एसएचएम करता हुआ a/2 तक गया, फिर a/2 से वापस आ गया. यही ना हुआ है? मोशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? बोल दो यार एक बार. ए से माइनस ए से प्लस a/2 तक, फिर माइनस ए से प्लस a/2 तक, फिर माइनस ए से प्लस a/2 तक. यही हो रहा है ना भाई मोशन तो? Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब जो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल है वो यहां से शुरू हुआ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमते हुए ये घूमते हुए गया, यहां a/2 तक पहुंचा और इसके बाद आगे वाला मोशन नहीं करना है, सीधे यहां से यहां टेलीपोर्ट, राइट? हाँ या ना? यही होगा ना?
बोल दो यार। Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा तो भी बोल दो, जरूरी थोड़ा ना समझ में आ ही जाए एक ही बार में। नहीं समझ में आया सर। देखो एसएचएम वाला जो पार्टिकल, ये जो ब्लॉक है, ये इसका मोशन क्या हो रहा है, ये a/2 से शुरू होता है, मीन तक जाता है, -a तक पहुंचता है, फिर घूम के फिर से मीन तक आता है, और उसके बाद फिर से a/2 तक जाता है, और इसके बाद क्या होता है, दीवार से कोलिजन करने की वजह से वेलोसिटी उल्टी हो जाती है, राइट? यही हो रहा है ना? बोलो यार। यस सर। तो यहां पर मैंने बोला एसएचएम वाला पार्टिकल यही कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, ये कर रहा है, राइट? अरे यस सर। मतलब क्योंकि यहां वाला मोशन तो एसएचएम वाला पार्टिकल नहीं कर रहा, सर्कुलर मोशन भी नहीं होगा यहां वाला, राइट? सिर्फ यही मोशन होगा, फिर वापस से टेलीपोर्ट होकर टर टर टर, यही होगा ना मोशन। यस। तो इस मोशन में कितना टाइम लगेगा यही निकालना अपन को। इसके लिए हमने बोला ये a/2, ये a, तो ये एंगल निकाल सकते हो, 60 डिग्री निकल जाएगा ये वाला एंगल आराम से। तो निकल जाना चाहिए भाई। Yes, sir. सिमिलरली ये वाला एंगल भी 60 डिग्री निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू a/2 अपॉन a, राइट? तो कितना एंगल पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर मोशन वाला, इतना एंगल घूम रहा है, दिस इज 240 डिग्री। इसको मैंने कह दिया थीटा। तो थीटा कितना है? तो सर थीटा 240 डिग्री है, मतलब कि 4π/3 है। इसका मतलब टाइम पीरियड हो जाएगा 4π/3 ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 4π/3 टाइम्स ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, √k/m, हो जाएगा √k/m, राइट? जो कि इससे डेफिनेटली अलग आंसर है। ठीक है, आप समझ रहे हो सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन से सिंपल हार्मोनिक मोशन करना कितना ज्यादा आसान बनाता है सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। हो गया कॉपी? कोई डाउट हो तो बता लो, पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है? सर मोशन तो -a से शुरू हो रहा है। हाँ चलो, मोशन यहां से शुरू हो रहा है, टर टर। अब ठीक है, एंगल तो 240 डिग्री कवर किया ना भाई। यस सर। ठीक है, ये 120 प्लस ये 120। पीरियोडिक मोशन में अच्छी बात तो यही है कि टाइम पीरियड निकालने के लिए आप किसी पॉइंट से शुरू कर सकते हो, है ना? जो पॉइंट आसान लगे वहां से शुरू कर दो।
आगे बढ़ें। यस सर। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है एंगुलर एसएचएम। देखो बात को समझो कि हमारा जब हमने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हमने शुरुआत करी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से, या फिर डी टू एक्स डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। यहीं से शुरू किया ना अपन ने, आया ना? आप बोलोगे नहीं सर हमने f इज इक्वल टू माइनस के एक्स से शुरू किया था, तो यहां से ये आया था, राइट? यही था। अब देखो जरा, इसके बाद हमने बोला कि ड्यूरिंग एसएचएम ओनली डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो वेलोसिटी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में की इक्वेशन क्या गई थी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। हमने बोला ये भी एसएचएम की इक्वेशन है। इसका मतलब अगर आप यहां पर वेलोसिटी के लिए भी आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करके देखोगे, तो यू विल फाइंड दैट d2v dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वी। समझ में आई बात? तो मतलब कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन या ये वाली इक्वेशन जिस भी क्वांटिटी के लिए बन जाएगी, लेट्स से क्वांटिटी q है, d2q बाय dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्वांटिटी q। जब भी ये इक्वेशन बनेगी तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हो गया कि क्वांटिटी q परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, या क्वांटिटी क्वांटिटी q वेरीज सिंपल हार्मोनिकली। ठीक है, तो d2q dt2 किसी भी क्वांटिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन उस क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ proportionality, then we can say that the quantity will perform simple harmonic simple harmonic motion, or the quantity will vary simple harmonically. So when we are talking about angular SHM, what we are interested in is variation of angle simple harmonically. हमें क्या चाहिए, किस चीज में इंटरेस्टेड है? वी आर इंटरेस्टेड इन दिस इक्वेशन d2 थीटा बाय dt2 इज इक्वल टू माइनस, अब देखो जनरली हम लोग ओमेगा से d थीटा बाय dt रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? है ना? मैं इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं यहां पर कैपिटल ओमेगा बना दे रहा हूं। ठीक है बेटा, अगर ये इक्वेशन बन जाए तो इसका मतलब होगा कि थीटा इज परफॉर्मिंग, द एंगल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन और एंगल इज वेरिंग सिंपल हार्मोनिकली। ठीक है, थीटा इज परफॉर्मिंग एसएचएम। ओके, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, ध्यान देंगे ये 2 पाई थीटा की रेंज या थीटा में वेरिएशन या थीटा का एक्सट्रीम में डिफरेंसेस नहीं है। दिस 2 पाई इज कंप्लीट फेज एंगल फॉर वन ऑसिलेशन। यहां से आप ये पहुंच सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन
कैपिटल ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, जहां पर आपका जो थीटा नॉट है, दिस इज योर, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलना चाहिए हमें एंगुलर एम्पलीट्यूड। ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और आपका अगर आप स्मॉल ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी की तरह डिफाइन करते हो तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है। इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, दिस कैपिटल ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM and this omega is rate of change of angle. Okay, okay, अब देखो ये जो d2 थीटा dt2 है, इसको आप अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा भी बोल सकते। नाउ अगर आपका प्योर रोटेशनल मोशन है, अगर प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म हो रहा है तो हमें मालूम है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। ठीक है, इसका मतलब कि टाउ हो गया माइनस आई कैपिटल ओमेगा स्क्वायर थीटा। इसको मैं स्मॉल के से रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरा इसका मतलब हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू माइनस के थीटा, जस्ट लाइक एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एंड कैपिटल ओमेगा इज इक्वल टू, वहां पे क्या था, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, यहां पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाय आई। ये आपके एंगुलर एसएचएम की पूरी थ्योरी, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाया गया था। बताया था मैंने कि कोई भी क्वांटिटी अगर इस तरीके की इक्वेशन फॉलो कर देती है, मतलब वो क्वांटिटी क्या कर रही है, एसएचएम परफॉर्म कर रही है। चाहे वो क्वांटिटी एंगल ही क्यों ना हो, करंट हो तो करंट एसएचएम करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो तो पोटेंशियल डिफरेंस एसएचएम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी एसएचएम करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसएचएम करेगा। आप जो भी क्वांटिटी सोच सकते हो, मान लीजिए प्रेशर सोच लिया, प्रेशर भी अगर इस तरीके से वैरी करेगा, प्रेशर में भी अगर ये इक्वेशन वैरी लागू हो गई तो प्रेशर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहना नहीं चाहिए, उसको क्या कहना चाहिए, प्रेशर भी एसएचएम परफॉर्म करेगा। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप सोच सकते हो तो वो एसएचएम कर सकती है इफ इट इज फॉलोइंग दिस इक्वेशन, और मतलब इफ इट इज फॉलोइंग दिस इक्वेशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आई बात। यहां पर आपकी इक्वेशन बन जाएगी Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है बेटा, हाँ या ना। देखिए इसको एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं शॉर्ट में बताता हूं मैंने यहाँ पेज पे क्या लिखा, क्योंकि समझा तो दिया है, अब ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या है। सर बोलिए। सर लास्ट में आपने कैपिटल ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के बाय आई लिखा है। हम्म
कॉपी हो गया? कॉपी हो गया तो इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे को इसी के पेज के ऊपर दोबारा लिखना है। ठीक है भाई, देख लो। हैंग हो गया यार। देखो मैंने आपको क्या बताया अभी अभी, मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वांटिटी, शॉर्ट में क्या बताया है कि कोई भी क्वांटिटी अगर ये इक्वेशन फॉलो कर जाए d2q बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर q, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। मतलब कि क्वांटिटी q एसएचएम करेगी और इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, यही वाला ओमेगा। ओके, अगर हमारे पास कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा हो जाए, तो इसका मतलब आपका अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाय आई इज इक्वल टू माइनस के बाय आई इंटू थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू माइनस समथिंग का स्क्वायर, दैट समथिंग को मैं कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स आपका d2 थीटा बाय dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। वेयर ओमेगा इज इक्वल, ओमेगा कैपिटल ओमेगा है ये, वेयर कैपिटल ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय आई। तो इससे आपका इक्वेशन बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन कैपिटल ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय कैपिटल ओमेगा। यहां जो कैपिटल ओमेगा है ये है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, और स्मॉल ओमेगा को हम डिफाइन करते हैं अगर डी थीटा बाय डी टी, तो ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो बेसिकली अगर जैसे हमने लीनियर मोशन में बार बार प्रूफ किया एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, उससे हमने बोला एसएचएम होगा। अगर आपको एंगुलर मोशन में कभी भी ये प्रूफ करना हो कि मोशन सिंपल हार्मोनिक है, तो यू हैव टू प्रूफ टाउ इज इक्वल टू माइनस के थीटा। ठीक है, टाउ इज इक्वल माइनस के थीटा हो जाएगा तो टाइम पीरियड सिंपली आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर आई बाय के, जहां के क्या है इस इक्वेशन का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात मैं बार बार बोल रहा हूं, कैपिटल ओमेगा और स्मॉल ओमेगा में कंफ्यूजन होना बंद करना, कंफ्यूज होना बंद करना है। कई बार क्वेश्चन में यहां पर कैपिटल ओमेगा की जगह स्मॉल ओमेगा भी दे देगा, तब भी आपको ध्यान रखना है ये स्मॉल ओमेगा डी थीटा बाय डी नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन के नोटेशन के हिसाब से। ओके बेटा, उस केस में आप कैपिटल ओमेगा डिफाइन कर लेना डी थीटा बाय डी को, ठीक है ना। कई बार यहां पर स्मॉल ओमेगा दे रखा होगा, आपको अगर इसकी जरूरत पड़े तो कैपिटल ओमेगा बोल देना उससे। ठीक है, मतलब नोटेशंस में कंफ्यूज होके बेकार में नंबर नहीं कटना। ठीक है बेटा, यहां तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? चलो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला हमारा, इनफैक्ट एसएचएम का आधा पोर्शन इसी को माना जाता है, जबकि ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। क्या है ये? सिंपल पेंडुलम।
वो लास्ट, वो तो पिछले पेज सर कॉपी करे सर। अरे वो तो उसको कॉपी कर लिया था ना बेटा, दोबारा कॉपी करोगे सेम चीज कर लो। आगे बढ़े। ओके सर। चलो, तो हमारा अगला मुद्दा है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? तो ये हमारा एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में हम एक रिजिड एंड से अपने बॉब को टांग देते हैं एक मासलेस स्ट्रिंग से। क्या है? रिजिड सपोर्ट, massless string and bob as point mass, उसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पेंडुलम है जो कि इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, बढ़िया पेंडुलम। अब मेरे को इस पेंडुलम के मोशन के बारे में स्टडी करना है। मैंने बोला यार मीन पोजीशन तो तभी थी जब ये लोएस्ट पोजीशन लेवल पे था, मतलब वर्टिकल, ये स्ट्रिंग जो है वर्टिकल थी। अभी इधर की तरफ थीटा हो गया है, इस तरफ, है ना? कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज बना बेटा, एरो भी बना रखा है मैंने, ये तो क्लॉकवाइज बना। यस सर। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। अब इस बॉब के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? तो सर दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो लगेगा सर नीचे की तरफ mg, और सर एक लगेगा ऐसे टेंशन। ठीक है, अब अगर मैं इस सपोर्ट का नाम ए दे देता हूं तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्या होगा? टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्या होगा? तो इसको हम लिखेंगे, अच्छा स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो क्योंकि ये टेंशन टी पॉइंट ए से पास हो रहा है इसलिए इस टेंशन टी का कोई टॉर्क नहीं है। है क्या? नहीं है। नो सर। अब देखो, mg का टॉर्क निकालने के लिए मैंने क्या किया, mg जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन का a से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, दैट इज बेसिकली ये वाला डिस्टेंस, है ना? ये कितना है? तो सर ये l साइन थीटा, राइट, है ना? तो टॉर्क अबाउट ए कितना हो जाएगा? देखो टेंशन का तो जीरो है, mg का कितना हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू एम जी इंटू एल साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, एल साइन थीटा इंटू एम जी, ऐसे बोल सकते हो।
है ना। और इस टॉर्क का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? थीटा तो क्लॉकवाइज है, टॉर्क कैसे है बताइए तो जरा। एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. तो इसका मतलब मैं टॉर्क को क्या माइनस एम जी एल साइन थीटा लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि वो थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगा दिया उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट मीन्स इफ थीटा इज स्मॉल, अब स्मॉल का मतलब कितना स्मॉल? देखो वैसे तो 10 डिग्री बोलते हैं लोग, लेकिन 30 डिग्री तक भी ऑलमोस्ट काम कर जाता है, ठीक है। इफ थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। 30 डिग्री तक कैसे काम कर जाता है, चाहे तो ये काम करो, 30 डिग्री को आप कन्वर्ट करिए तो जरा रेडियन में, क्या हो जाएगा, 5/6, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.52, है ना। और साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 5/6 कितना होता है? तो बहुत पास पास में ही है ना दोनों, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा 30 डिग्री में भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। Yes, sir. तो इफ थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया बात है सर। इफ थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू माइनस एम जी एल इंटू थीटा। माइनस एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो अच्छा, यहां कैपिटल एम लिखते हैं, स्मॉल एम क्यों लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब हो गया अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाय आई। अब ए के अबाउट टॉर्क लिखा है, ए के ए से ए को सेंटर मानते हो, थीटा मेजर कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो ए के अबाउट लिखोगे ना। अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस पॉइंट ए के अबाउट बॉब का, या इस, क्योंकि ये तो मासलेस है, बॉब का कितना होगा, सिंपली एम एल स्क्वायर होगा। यही बना ना। सो दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल, ये याद रखना है। तो यहां से आ गया, इधर लिख रहा हूं मैं, दिस इंप्लाइज टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। समझ में आई बात? ये फॉर्मूला तो आपको पहले से याद है, चैप्टर शुरू होने के पहले से याद है, हाँ या ना। यस सर। Yes, अब sir. डेरिवेशन समझ में आ गया। अब एक दो बातों पे और गौर कर लेंगे, फिर कॉपी करेंगे। नोट करना है कि जो टाइम पीरियड है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पहला एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। तो सर इसमें कौन सी वर्ड आता है, कोई भी एसएचएम का टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है ना। कोई भी एम्पलीट्यूड है, कोई भी एसएचएम है क्या जिसका टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है? नहीं करता। ओके। दूसरा, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये मास के भी इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसे समझ लो, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो mg का ही कंपोनेंट है, इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए आपका जो एक्सेलरेशन है वो मास से इंडिपेंडेंट हो जाता है ना।
अल्फा आया उसमें मास नहीं आया, इसलिए ये मास से भी डिपेंड नहीं, मास पर भी डिपेंड नहीं करता। मतलब बॉब का मास ज्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड सेम टू सेम रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, कॉपी कर लो फिर इसको। तो सिंपल पेंडुलम सबको समझ में आया या नहीं आया? बेसिकली हमने क्या किया है, हमने यूज किया है टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा का। अब टॉर्क निकालना तो आना होगा ना। अब सोचो, एंगुलर एसएचएम के नाम पे आपसे रोटेशनल मोशन का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें टाउ इक्वल टू माइनस के थीटा करवा के किसी तरीके से सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाए, हाँ या ना? यस सर। तो मैं कह रहा हूं ना, ये चैप्टर फिजिक्स के हर चैप्टर के साथ मिक्स हो सकता है, तो कुछ कारण है उसके, ठीक है। ग्रेविटेशन के साथ मिक्स करके दिखा चुका हूं आपको, टॉर्क के साथ मिक्स कर चुका हूं, है ना, बुयांसी के साथ कर चुका हूं। थर्मोडायनेमिक्स में भी होता है कि पिस्टन को प्रेस कंप्रेस कर दिया और छोड़ दोगे तो वो एसएचएम करने लगेगा, ठीक है। तो आगे बढ़े। इलास्टिसिटी में ऑलरेडी जानते हो, हम लोग ऑलरेडी उसका स्प्रिंग बना चुके हैं, ए वाई बाय एल इज इक्वल टू के करके। आपको याद नहीं होगा फॉर्मूला, बट मेरे को याद है कि जो स्प्रिंग इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता था, ए वाई बाय एल। याद आया? हल्का फुल्का तो कुछ तो याद आ रहा होगा, इतना तो याद आ रहा होगा कि हाँ भाई उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग बनाते थे हम लोग रॉड का, क्योंकि जब रॉड को एक्सटेंड करते थे तो उसमें जो स्ट्रेन आता था वो एक्सटेंशन अपॉन लेंथ आता था। उसको यंग मॉडल से डिवाइड से मल्टीप्लाई करते थे तो स्ट्रेस आ जाता था, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करते थे तो फोर्स आ जाता था, है ना। तो आपका स्ट्रेन हो जाता था एक्स बाय एल, इसको यंग्स मॉडल से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, स्ट्रेस। इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स हो गया। तो ये ए वाई बाय एल इंटू एक्स हो गया कि नहीं हो गया? तो ये भी एफ इज इक्वल टू के एक्स बन गया, वहां पे भी ऑब्वियसली एसएचएम डाला जा सकता है, राइट, आया ना? यस। तो इतना समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि हाँ ये चैप्टर हर एक चैप्टर का मिक्स हो ही जाता है। जिस चैप्टर का मिक्स नहीं होगा वहां पे कैसे बना देंगे एसएचएम, डी टू क्यू बाई डी टी टू इज इक्वल टू
ओमेगा स्क्वायर क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यूब, इस किसी तरीके से ये सिचुएशन जनरेट कर देंगे, वहां पे भी एसएचएम आ जाएगा, हाँ या ना? किसी भी क्वांटिटी का एसएचएम तो करा ही सकते हैं ना। तो ये चैप्टर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़े। चलो अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम एज लीनियर एसएचएम। तो देखिए ये पेंडुलम को हमने अभी तक एंगुलर एसएचएम की तरह देखा, अब हम इसको लीनियर एसएचएम की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बुक्स में आप देखोगे डेरिवेशन जिसमें इसका जो टाइम पीरियड है वो इसके मोशन को लीनियर मानते हुए सॉल्व किया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि थीटा को माना है छोटा। ठीक है बेटा, तो मैं काम करता हूं, मैं जब डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाता है उस वक्त इसको स्टॉप कर देता हूं। अब मैंने कहा कि मीन पोजीशन से ये बॉब एक्स डिस्टेंस इधर आ चुका है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इस पर नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, इधर फोर्स लग रहा होगा टेंशन T, ये एंगल है थीटा। तो mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट वो जो कि लेंथ के अलोंग होगा ऐसे, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा होगा, इसलिए ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कितना, mg cos थीटा। ठीक से दिख नहीं रहा शायद, ये कंपोनेंट हो जाएगा, किससे लिखूं, से लिखूं mg cos थीटा, और इसी फोर्स का जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो इधर आएगा mg sin थीटा। राइट, है ना? अब टेंशन जो है ये mg cos थीटा तो कर देगा बैलेंस, पर mg sin थीटा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। वैसे तो mg sin थीटा है, पर इसका x के डायरेक्शन में फोर्स कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा कितना, मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो चुके, बचा क्या, नेट फोर्स mg sin थीटा ही बचा ना। तो mg sin थीटा का x डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा, f along x डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, इसका क्योंकि एंगल थीटा इसलिए cos थीटा, है ना। और x कितना है, तो सर x तो है आपका L sin थीटा, जहां L स्ट्रिंग की लेंथ है। तो इसलिए हम कहेंगे दिस मीन्स दैट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस mg cos थीटा इंटू साइन थीटा की जगह डाल देंगे x बाय L, so that is equal to minus mg by L cos theta into x. Now if x is small, this means theta is small, which means cos theta is equal to 1, therefore force is equal to minus mg by L into x. This implies acceleration along x direction is equal to minus g by L into x. This is your omega square. That means time period is equal to 2 pi by omega, that is equal to 2 pi by omega, मतलब अंडर रूट में नीचे g ऊपर L। ठीक है, नाउ आई डोंट लाइक दिस, बट मेनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स में इस तरीके से दे रखा होता है, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते। ठीक है बेटा, कई बुक्स तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं समझती कि mg sin थीटा का cos थीटा कंपोनेंट करना है, बोलते हैं यही mg sin थीटा जो रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि द एंगल इज स्मॉल, दिस फोर्स इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वो भी ठीक।
बट वो सिर्फ ठीक है ना। सही तरीका, बेस्ट तरीका क्या होगा, एंगुलर एसएचएम, उसमें कम कंफ्यूजन है, इसमें बहुत जबरदस्ती के अप्रोक्सीमेशन ले रखे हैं। वैसे ये कहना भी गलत नहीं है कि अगर ये थीटा छोटा है तो मोशन जो है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल ही होगा, इसलिए हम उसको सिंपल लीनियर मोशन के हिसाब से भी देखना चाहते हैं। यहां तक कॉपी हो गया। आगे बढ़े। सर ठीक, सर बोलिए। सर वहां पर माइनस एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसा है सर? देखो भाई, बॉब पर ये टेंशन और एमजी कॉस तो बैलेंस हो चुके हैं। यस सर। इधर लग रहा था टेंशन, इधर लग रहा था एमजी कॉस थीटा, ये दोनों हो गए कैंसिल। बचा क्या, एमजी साइन थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, नेट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? अरे यार ये दोनों तो कैंसिल हो चुके हैं ना, तो ये एमजी साइन थीटा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? गजब है। अबे फोर्स कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, एमजी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। वही तो लिखा है। आगे बढ़े। अब बात करते हैं एनर्जी एंड सिंपल पेंडुलम की। देखो भाई, जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, जब ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स काम के हैं। एक तो ये एक्सट्रीम पॉइंट, जिसमें बॉब यहां रखी हुई है ना। एक लोएस्ट पॉइंट वाला पॉइंट, और फिर ऐसा ही सिमिलरली यहां पर एक हाईएस्ट पॉइंट आएगा, है ना। ऐसा ही हो रहा है मोशन। हम क्या देखेंगे यहां पर, जो लोएस्ट पॉइंट है, अगर मैं इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लूं, हालांकि इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे नहीं, अल्टीमेटली यहां कर लेंगे, काम करते हैं यही पे मानते हैं शुरुआत से, बाद में कंफ्यूज करोगे। लेट्स से यहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेता हूं, ये थीटा एंगल पर जाता है,
ये थीटा एंगल पर जाता है, तो ये हाइट कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक की? क्या ये L cos थीटा होगी? हाँ या ना? यस सर। मैंने बोला u एट मीन कितना है, तो सर u एट मीन तो है 0। और बेटा u एट एक्सट्रीम कितना है, तो सर u एट एक्सट्रीम है mg इंटू L माइनस L cos थीटा। इतनी हाइट से उठा है ना, ये हाइट कितनी है? L इंटू वन माइनस कॉस थीटा है, Yes, sir. दैट इज इक्वल टू mg L इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ये u एक्सट्रीम है, यही आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। इसलिए आपकी k मैक्स कितनी हो जाएगी? k मैक्स हो जाएगी mg L इंटू वन माइनस कॉस थीटा। एक काम करते हैं, थीटा नॉट कह देते हैं इसको, एक्सट्रीम को, ठीक है। एट एनी अदर पोजीशन u इज इक्वल टू एम जी एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू एम जी एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकता हूं? हाँ या ना? सर सारे पोजीशन में तो सेम हाइट नहीं होगी। क्या? सर यू का वैल्यू हमेशा same तो नहीं होगा। सर बेटा एक्सट्रीम पे थीटा नॉट है, बाकी किसी और पॉइंट पे थीटा है, सर दिक्कत क्या है? सेम तरीके से निकाल लो, ओ यस सर, थैंक। ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया, दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू एम जी एल बाय 2 इंटू थीटा स्क्वायर एज थीटा इज वेरी स्मॉल। So this is not approximation, this is equal to, right? है ना? That is equal to half mg by L into L theta का स्क्वायर, that is approximately equal to half mg by L x स्क्वायर, ठीक है। जहां ये आपका डिस्प्लेसमेंट x है किसी जनरल पोजीशन पे। ये है आपका लीनियर मोशन के लिए k। आप इसको एंगुलर मोशन से भी इसकी एनालिसिस कर सकते हो एनर्जी की, ठीक है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप बेस्ट तरीका क्या होगा? एंगुलर से करना। बेस्ट तरीका क्या होगा? एंगुलर सिस्टम से करना, क्योंकि टाउ आपका था माइनस क्या था? एम जी एल इंटू थीटा था ना, यही था ना अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ एम जी एल इंटू थीटा स्क्वायर, जो अपन ने डायरेक्टली यहां लिखा। आप यहां से आप कैसे पहुंचोगे? डी यू बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस टाउ डी थीटा। समझ में आई बात? जैसे आपके पास डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स होता है, वैसे ही डी यू एंगल की तरफ से निकालोगे तो क्या होता है? माइनस टाउ डी थीटा होता है। समझ में आई बात? तो इससे आपका ये आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। तो u कितना है? हाफ एम जी एल थीटा स्क्वायर। ओके, आप ऑब्वियसली इसमें क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हो। थीटा की वैल्यू थीटा नॉट डालोगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आपको इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी सिंपल पेंडुलम में बहुत सिंपल से एनालिसिस होती है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनालिसिस करनी होगी, जब क्वेश्चन आएगा तभी देखेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ खास मैंने एनालिसिस करके दिखाया नहीं है, इसमें कोई इतना फॉर्मूला बनाया ना कुछ बनाया है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप एक्स के हिसाब से एनालाइज करना चाहो तो ऐसे आएगा, थीटा के हिसाब से एनालाइज करने जाओ तो ऐसे आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो काइनेटिक एनर्जी तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो बाय एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है बेटा। इस टॉपिक में जो मैंने लिखाया है इसको देखकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, बेसिक से एनालिसिस करना, हमेशा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड पेंडुलम। देखो, कंपाउंड पेंडुलम हो चाहे जो भी हो, जो भी ऐसा पेंडुलम होगा परफॉर्म ऐसा ही मोशन करेगा, एंगुलर सिस्टम ही करेगा। अगर ये एंगुलर एसएचएम ही करेगा तो मुझे बताइए, अगर ये एंगुलर एसएचएम ही करेगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टाउ इज इक्वल टू माइनस के थीटा का यूज करके मैं इसको सॉल्व कर लूंगा? तो लेट्स से यहां पर मेरे पास ये जो सिस्टम दे रखा है, इस सिस्टम का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, मास है इसका m, और सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे लाई करता है। तो मैं काम करता हूं थोड़े, चलो मैंने मान लिया सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करता है। आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है, लेट्स से ये डिस्टेंस है आपका r। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को मैं सेंटर ऑफ मास, सारे ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकते हैं सर, फॉर फाइंडिंग टॉर्क, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। ये एंगल अगर थीटा है, ये आर है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? तो सर टॉर्क हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू एम जी। यहां तक किसी को डाउट हो तो बता दो, कुछ तो खुद से भी करोगे ना, ट्राई करके देखेंगे फिर बताएंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। आ गया? यस सर। इनफैक्ट टाउ इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा इंटू एम जी लिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो टॉर्क है वो थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस एम जी आर इंटू थीटा, ये टॉर्क है। तो ये आपका हो गया ओमेगा, नहीं ये ओमेगा नहीं हो गया, ये हो गया आपका के। आप यहां से लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी स्मॉल आर बाय आई इंटू थीटा, दिस इज योर कैपिटल ओमेगा स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आपका टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय कैपिटल ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम जी आर। कोई दिक्कत? बेसिकली सिंपल पेंडुलम में क्या था, आपका सारा का सारा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड था। अब मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए अब आपको बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज करनी है और पॉइंट ऑफ एक्शन को सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करके सेम डेरिवेशन करना है। ओके, यहाँ स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द हिंज एंड सेंटर ऑफ मास। ओके बेटा, इक्विलिब्रियम कब होगा? तो जब सेंटर ऑफ मास इस हिंज के डायरेक्टली नीचे होगा। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े।
ये वाला एग्जाम्पल कर लेंगे सब लोग, और क्योंकि टाइम हो चुका है वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा। किसी को डाउट हो आज की क्लास में तो पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में